नमस्कार, राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, और इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास किन आधारों पर लिखा गया, या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण क्या क्या है, वह भी पूछ सकता है। इन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर पाने वाले हैं। इन सभी का उत्तर क्या होगा वह आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो हिंदी साहित्य में आदिकाल, रीतिकाल आदि जो नामकरण दिए गए हैं, जो इतिहास हमारा लिखा गया है, वह इन्हीं दृष्टि पर आधारित है, इन्हीं दृष्टिकोण के आधार पर लिखा गया है, इन्हीं पद्धतियों पर आधारित है। तो आज हम इन्हीं पद्धतियों को पढ़ेंगे कि किन आधार पर हमारा इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास या काल विभाजन जो है वह किन आधारों पर हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो का श्री गणेश करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो चलिए जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कौन कौन से 5 दृष्टिकोण हैं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन में 5 प्रमुख पद्धति आती हैं, दृष्टिकोण आते हैं, उसी के आधार पर हमारा हिंदी साहित्य लिखा गया है। तो सबसे पहला आता है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होता है? वह वर्णमाला पद्धति पर आधारित होता है। इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवियों और लेखकों का जो परिचय होता है उनके नाम के वर्ण क्रम के अनुसार होता है। इसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। जैसे सबसे पहले क नाम से जितने भी लेखक और कवि आएंगे उनका उल्लेख होगा, फिर ख नाम से, तो इस तरह से ककहरा यानी कि कख गगा के नाम से ही वर्ण के नाम पे इनका कवियों का उल्लेख होता है। जैसे कन्हप्पा, कबीर, केशवदास, कुंवर नारायण को ले लें तो भले ही इनका जो कालक्रम है वो अलग अलग होगा, अलग अलग युग का होंगे, लेकिन ये इन सारे का नाम क से है, इसलिए इनका एक जगह विवेचन और शुरू में विवेचन किया गया है और इसके बाद ख वाले नाम के कवियों का उल्लेख होगा। तो इस प्रकार से वर्णानुक्रम पद्धति आता है। तो इतिहास लेखन में बहुत सारे लेखकों और कवियों ने इनका इस तरह से भी वर्ण के नाम पर भी बहुत सारे इतिहास लिखे, जैसे कि गारसा दत्तांसी और शिव सिंह सेंगर। इनके जो ग्रंथ हैं वह वर्ण के अनुसार ही लिखे गए हैं, वर्णमाला पर आधारित है। तो इतिहास के दृष्टि से हम बात करें, इतिहास लेखन की दृष्टि से, तो यह दोषपूर्ण है और प्राचीन पद्धति है, पुरानी पद्धति है। इस प्रकार से जब रचनाएं लिखी जाती हैं इस ऐसा आधार बना करके, तो इसे साहित्य इतिहास ना कहकर क्या कहेंगे, साहित्यकार कोश कहेंगे। कोश यानी कि जिसमें सभी चीजों का डिक्शनरी टाइप से आप सब कुछ एक ही में ला देते हैं, तो उसे साहित्यकार कोश कहेंगे, ना कि साहित्य इतिहास। तो इस तरह से पहला पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। अब दूसरा पद्धति जो है कालानुक्रम पद्धति, जिसमें काल के अनुसार रचनाएं लिखी गई हैं, कवियों के विषय में लिखी गई हैं। जब हमारा हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था तो कालानुक्रम पद्धति में ही कवियों और लेखकों का वर्णन और विश्लेषण किया गया। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों की जन्म तिथि को आधार बनाकर साहित्य के इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इसी पद्धति के आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद जैसे इतिहास ग्रंथ का रचना किया। इस पद्धति पर या इसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा कविवृत्त संग्रह कहना उपयुक्त होगा, यानी कि इसे कविवृत्त संग्रह कहेंगे, क्योंकि साहित्य इतिहास केवल लेखकों के जीवन परिचय और उन्हीं की रचनाओं पर आधारित नहीं होता, उतना ही तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें एक युग प्रवेश करता है। जब हम कालिदास के बारे में बात करते हैं तो उस जमाने के पूरे युग का वर्णन होता है, न कि उनके जन्म मृत्यु और फिर उनकी रचनाओं पर ही केवल टिका रहता है। इसी तरह सूरदास के बारे में बात करेंगे तो भक्ति काल का हमें याद आता है, इसके अलावा विद्यापति तो आदिकाल से नाम याद आता है। तो इस तरह से एक युग का ये कवियों में प्रवेश होता है। तो यहाँ पर उनके जीवन मृत्यु के आधार पर, उनकी जन्म तिथि के आधार पर इनकी इतिहास लिखे गए हैं, इसलिए कविवृत्त संग्रह कहना इन्हें उपयुक्त होगा। इस तरह यह दूसरा जो पद्धति है उसके आधार पर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जिसमें कि डॉक्टर ग्रियर्सन आते हैं और मिश्र बंधु आते हैं। अब तीसरा पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का इतिहासकार प्रत्येक वस्तु में एक अनिवार्य और गतिशील विकास प्रक्रिया को देखता है। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित होता है। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि से जहां एक ओर समाज और साहित्य के संबंधों की व्याख्या होती है, उसी तरह दूसरी ओर भी इतिहास से भी साहित्य के संबंध की व्याख्या होती है। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ होकर और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है और क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से इतिहास का विश्लेषण करता है। इसी पद्धति को आधार बनाकर हिंदी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे आचार्यों ने यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास बांटने का प्रयास किया कौन कौन काल में, तो उनमें डॉक्टर गणपति चंद्र आते हैं, जो वैज्ञानिक आधार पर इसी पद्धति पर इन्होंने इतिहास लिखा। इस वैज्ञानिक पद्धति को इतिहास लेखन का सही पद्धति नहीं माना जाएगा, इसे कोड लेखन कह सकते हैं। हमने अभी तक 3 पद्धतियों को देखा, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। ये तीनों पद्धति साहित्य लेखन में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सही जो तरीका होता है वह नहीं है।
है, बल्कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हिंदी को लिखने में एक अन्य पद्धति है, वह है विधेयवादी पद्धति, जिसे रामचंद्र शुक्ल इसी में यही पद्धति में लिखे हैं। तो यही जो है यही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो आगे पढ़ते हैं विधेयवादी पद्धति यानी कि पॉजिटिज्म। विधेयवाद रोमांटिज्म के विरोध में आया था। विधेयवाद का मतलब होता है संदेह के परे और मतलब किसी भी विवाद के परे जो भी ज्ञान है उसे कहते हैं विधेयवाद। यह इतिहास दृष्टि जो है व्यक्तिवाद को केंद्र में रखता है, यानी कि व्यक्ति विशेष को महत्व देता है। ये विधेयवादी इतिहास दृष्टि में समाज और साहित्य के संबंध को दर्शाता है, समाज और साहित्य के कारण और कार्य संबंध को देखता है। साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और समाज का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो इसमें बताता है। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है और युग विशेष में जो भी परिस्थितियां आती हैं उनकी क्या क्या प्रवृत्ति रही हैं उसमें यह बातें बताता है। उसके विषय में यह पद्धति जो है वह बताता है। साहित्य इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध है, यानी कि साहित्य इतिहास इसी में सर्वश्रेष्ठ तरीके से लिखा जाता है। साहित्य इतिहास लेखन में इस विधि के जन्मदाता जो है वो 3 माने जाते हैं और इन्होंने विधेयवादी इतिहास दृष्टि के लिए जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्वपूर्ण माना है, यानी कि जो कौन कौन सी जाति रहती है, उसका वातावरण कैसा था और क्षण किस प्रकार से किस समय यह लिखा जा रहा है, तो वो महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर इतिहास इसमें लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैंने जैसे बताया था, उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह इसी के आधार पर लिखा है। इस वजह से शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश में, वे कहते भी हैं इस पद्धति के अनुरूप ही कहते हैं वे, कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यानी कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं उसका प्रतिबिंब, उसकी सोच हमें उसका साहित्य में ही दिखाई पड़ता है। आचार्य आगे कहते हैं कि तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का परिवर्तन साहित्य इतिहास कहलाता है। यानी कि जनता जब बदलती है, उसके दिमाग की सोचने की प्रक्रिया बदलती है, वह क्या सोच रहा है वह विचार बदलते हैं, उसके साथ साथ साहित्य का परिवर्तन भी होता है और इसी परिवर्तन को जो सारा कुछ लिखा जाता है वह साहित्य इतिहास कहलाता है। साहित्य के अंतर्गत वही तो होता है, व्यक्ति के विचारों का प्रतिबिंब होता है। जो लोग जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं समाज में उसी को साहित्य हमें दिखाता है। अगला पद्धति, एक और पद्धति है नारीवादी पद्धति। वह भी इसके आधार पर भी एक हिस्ट्री लिखी गई है, उसे भी हम जान लेते हैं। यह पद्धति यूरोप में 1968 के बाद आंदोलन जब हुआ था उसमें उभरा था। इसमें क्या होता है, स्त्रियों के स्वर को सुनाने की बातें इसलिए ही आंदोलन हुआ था कि स्त्रियों का आवाज हमें सुनाई पड़े, तो उस दृष्टि से इतिहास लिखे जाने की बात की गई। नारीवादी पद्धति ने इतिहास की प्रगतिवादी अवधारणा पर प्रश्न लगाया। नारीवादी पद्धति को मानने वाले इतिहास लेखिकाओं ने हिज हिस्ट्री की जगह हर हिस्ट्री की वकालत की है। यहाँ पर नारीवादी पद्धति में हिज की जगह हर हिस्ट्री, यानी कि औरतों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण वकालत की गई है, इसलिए ही हर हिस्ट्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। उसी पर आधारित है यह नारीवादी पद्धति। हिंदी साहित्य में सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इसी के आधार पर लिखा है, इसी दृष्टिकोण के आधार पर। तो अपने ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है, लेकिन जब वो लिखी सुमन राजे ने इतिहास साहित्य का आधा इतिहास लिखा तो वो नारीवादी पद्धति पर था, इसलिए यह इतिहास स्त्री का है इतिहास। ठीक है, यह स्त्री के दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसलिए नारीवादी पद्धति हम कह सकते हैं। इन पद्धतियों के अलावा भी हिंदी साहित्य में बहुत सारे पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि रूपवादी हो गया, संरचनावादी हो गया, उत्तर संरचनावादी हो गया, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सारे प्रमुख हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने 5 बताए हैं अभी, नारीवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और कालानुक्रम और वर्णानुक्रम, तो ये मुख्य पद्धति हैं। इसी पर हमारा जो हिंदी साहित्य इतिहास है इन्हीं 5 के आधार पर लिखा गया है, इसलिए मैंने इन्हीं 5 को आपको बताया है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हिंदी साहित्य के लेखन में कौन कौन सी पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया और किस आधार पर इतिहास लेखन लिखा गया। तो यहाँ पर हमने जाना कि शिव सिंह सेंगर ने और गारसा दीतांसी ने वर्णानुक्रम पर, कालानुक्रम पर किसने लिखा, तो मिश्र बंधु और डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा था। वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य लिखा। इसके अलावा विधेयवादी पद्धति, जिस पर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सुमन राजे ने नारीवादी पद्धति को आधार बनाकर, अपना दृष्टिकोण बनाकर उन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में किन पद्धतियों के आधार पर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। इस एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस
कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। अंत में हमेशा की तरह आपसे प्रश्न पूछूंगी। आज का प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने अपनी कौन सी पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन किया है? आपको उसका नाम बताना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।